ये एक ऐसा फोन है जो कि मेरा नेक्स्ट फोन हो सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ पे यूज कर रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से टेस्टिंग करी है और कुछ चीजें इस फोन के पसंद आई है मेरे को। ये फोन है Vivo का X90 Pro। कैमरा पर्सपेक्टिव में मैं शायद आने वाले फ्यूचर में इस फोन के ऊपर शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन अभी मैंने इसको अपना सेकेंडरी फोन बना रखा है। जितनी भी इमेजेस शॉर्ट्स वगैरह मैं ले रहा हूँ ना पिछले कुछ हफ्तों से, सबके सब इसी कैमरे से ले रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ पर आती, क्या फोन के अंदर सब कुछ अच्छा, कोई कमी नहीं है? वेल, ऐसा भी नहीं है। हर फोन के अंदर अच्छी बातें भी होती है, कमियां भी होती है, और इस वीडियो में हम इसकी खूबी और कमियां यानी कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं Vivo X90 Pro के फोन की खास बात क्या है और क्यों ये बेटर फोटोग्राफ ले पा रहा है। पीछे का रीजन है जो 1 इंच सेंसर इन्होंने यहाँ पर डाला है, जो कि ये Sony IMX 989 इमेज सेंसर 50 मेगापिक्सल का ऑब्वियसली ज्यादा लाइट ग्रैब करेगा, आपको लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और डायनामिक रेंज भी अच्छी मिलेगी। ये प्रोज होते हैं 1 इंच सेंसर के जो डाला है। नेगेटिव साइड 1 इंच सेंसर का बताऊं क्या रहता है यार, ये जो कैमरा हम होता है ना, ये काफी ज्यादा आगे निकल जाता है, ये एक डाउन साइड होता है। और अगर इमेजेस के आउटपुट देखने की बात करें तो मेन कैमरा से सच में आप काफी बेहतरीन फोटोग्राफ ले सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको निराश नहीं करेगा, डे लाइट के अंदर भी, लो लाइट में भी, और इवन डायनामिक रेंज और कलर्स भी काफी सॉलिड देखने को मिलते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे मेन कैमरा तो 50 मेगापिक्सल का दिया है, लेकिन जो 2x टेलीफोटो जूम लेंस होता है ना, वो भी 50 मेगापिक्सल का उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिस कारण से अगर आप पोर्ट्रेट में भी फोटोग्राफ ले रहे तो उनकी क्वालिटी भी आपको काफी बेटर देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो इससे पहले के वर्जन्स में जो गिम्बल स्टेबलाइजेशन आता था ना, वो यहां से मिसिंग कर दिया। पीछे का रीजन उन्होंने ये बताया कि 1 इंच सेंसर के साथ अभी गिम्बल टेक्नोलॉजी को फिट नहीं कर पा रहे थे, नहीं तो कैमरा और बड़ा हो जाता है यहाँ पे। लेकिन जो OIS डाला है उसको थोड़ा इंप्रूव किया, जिसका रिजल्ट आप फोटोग्राफ और वीडियो दोनों जगह देख सकते हैं। इसके साथ ही बात करें तो Zeiss की ब्रांडिंग के साथ आता है। यहाँ पे आपको T-Star कोटिंग देखने को मिलती है, यानी कि लेंसेज के ऊपर एक कोटिंग डाली ताकि जो रिफ्लेक्शंस होते हैं इंटरनल वो देखने को ना मिले। और यहाँ पर देखा जाए तो हार्डवेयर में भी काम किया, प्लस सॉफ्टवेयर में भी कुछ Zeiss के पोर्ट्रेट इफेक्ट्स डाले। टोटल 6 इफेक्ट्स यहाँ पर डाले और उनसे आप काफी अच्छी पोर्ट्रेट के अंदर फोटोग्राफ ले सकते हैं। बेसिकली जो Zeiss के जो महंगे कैमरा लेंसेज आते हैं ना, उनको मिमिक करता है ये, ताकि वैसा इफेक्ट यहाँ पे डाला जा सके। और कुछ अच्छे इफेक्ट्स बता दें तो जो मुझे पसंद है वो था एक सिनेमैटिक, जहाँ पे आप एकदम एक वाइड एंगल का कैप्चर करके एक पोर्ट्रेट फोटोग्राफ ले सकते हैं, वो चीज मुझे काफी सही लगी। इसके साथ ही जो सिने लेंस फ्लेयर वाला मोड है वो, जिससे आपको एक लाइन जो रहती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। सॉफ्टवेयर की पोस्ट प्रोसेसिंग से ऐड कर रहा है, लेकिन इमेजेस देखने में काफी अच्छी लगती है। इवन अगर हमें बात करूं तीनों ही कैमरा से, तो आप काफी अच्छी इमेजेस ले सकते हैं किसी भी लाइटिंग कंडीशन के अंदर। पोर्ट्रेट इमेजेस अच्छी आती है, लो लाइट में आती है, आपको डायनामिक रेंज सही देखने को मिलती है। मेन कैमरा काफी सॉलिड इमेजेस यहाँ पर ले सकता है। इसके साथ ही शार्पनेस और कलर्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। एक बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो इमेजेस का आउटपुट आ रहा है ना, उसके अंदर जो कलर्स होते हैं वो हल्के से ओवर सैचुरेटेड होते हैं, क्योंकि वीवो के फोन्स के अंदर अक्सर बात यहाँ पर यही रहती है कि जो फोन होता है ना, वो अच्छी फोटोग्राफ तो ले लेता है, लेकिन कई बार कलर को थोड़ा सा बूस्ट कर देता है। अगर आपको बूस्टेड कलर पसंद नहीं है तो यहाँ पे Zeiss की कलर साइंस आपको देखने को मिलती है, और उस कलर साइंस को अगर आप इनेबल कर देंगे ना, तो आपको जो नेचुरल कलर्स है वो देखने को मिलेंगे। तो एक अच्छा ऑप्शन उन्होंने डाला है कि मतलब किसी को अगर नेचुरल कलर पसंद है वो रख सकता है, किसी को अगर एक बूस्टेड ओवर सैचुरेटेड लुक पसंद है तो वो लुक यहाँ पे रख सकता है। ओवरऑल फोटोग्राफ से मेरे को ऐसी पर्सनली कोई कमी देखने को नहीं मिली। इसके साथ ये 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, HDR10+ में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, और वीडियो की क्वालिटी मेरे को काफी सही लगी। यानी कि आप इसके अंदर पोर्ट्रेट वीडियो रिकॉर्ड करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। और देखा तो Vivo X90 फोन के वीडियो के कुछ जो पार्ट्स है ना, वो मैंने इसी कैमरा से शूट करे थे। तो देखा जाए तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी फोन के अंदर काफी सही है, लेकिन पीछे वाले कैमरा सेटअप में देखा तो ओवरऑल सारी चीजें सही है। लेकिन एक कमी मेरे को यहाँ पे लगी, और वो था यार 5x टेलीफोटो जूम लेंस का। 5x का टेलीफोटो जूम लेंस, पेरिस्कोप लेंस अगर लोग डाल देते ना, बहुत मजा आ जाता। मतलब उसके बाद जो पूरा पैकेज होता है ना फोन का, वो काफी अच्छा हो जाता। हालांकि X80 Pro में चीज थी, लेकिन X90 Pro से हटा दी। तो यार ये चीज को लोग अगर रिटेन रखते तो एक अच्छी बात होती यहाँ पे मेरे ओपिनियन में। तो सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। देखो सेल्फी से ठीक ले सकते हैं यहाँ पे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात है कि अभी भी सेल्फी कैमरा से जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं वो भी सिर्फ 1080p में कर सकते हैं। अगर सेल्फी कैमरा में अगर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का अगर ऑप्शन इनेबल कर दे तो एक काफी अच्छी चीज होगी। फोन के अंदर अगर कैमरा पर्सपेक्टिव में देखें तो रियर कैमरा इसका काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एज कंपेयर टू सेल्फी कैमरा। चलिए फोन के कैमरास के बारे में बात कर दी, ओवरऑल किस टाइप का एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन अब बात आती है इस फोन के प्रोसेसर की। और सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा कि इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड में जो सेकंड बेस्ट प्रोसेसर होता है ना, वो देखने को मिलता है। और सेकंड बेस्ट प्रोसेसर आप लोग गैस कर सकते हो कौन सा है? MediaTek Dimensity 9200। अब देखा जाए तो प्रोसेसर मेरे को पसंद आया था क्योंकि डे टू डे परफॉर्मेंस अच्छा, और एक अंडररेटेड प्रोसेसर लगा क्योंकि परफॉर्मेंस भी सही निकाल देता है, बैटरी लाइफ भी सही निकाल देता है, और ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। हालांकि स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 देते तो मेरे को ज्यादा खुशी होती क्योंकि वो फ्लैगशिप लेवल का एक प्रोसेसर है, लेकिन सेकंड बेस्ट प्रोसेसर मिल रहा है तो
उसमें ऐसी कोई कमी मेरे को लगी नहीं। हालांकि इसके अंदर मैंने कोई ऐसी गेमिंग नहीं करी, लेकिन जनरल यूज केस में अगर आप इस फोन को यूज करेंगे तो आपको ऐसी कोई कमी यहाँ पे लगेगी नहीं। इसके साथ ही बात करें तो यहाँ पे रैम भी 12GB की LPDDR5X रैम है और 256GB की स्टोरेज है जो कि UFS 4 बेस्ड है। देखा जाए तो यहाँ पे अगर काम निकालना है किसी को अच्छे तरीके से तो वो यहाँ पे निकाल सकता है। इसके साथ ही बात करना चाहूंगा डिस्प्ले की। ये एक कर्व एमोलेड स्क्रीन है, 6.7 इंच की है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, HDR10+ को सपोर्ट करता है, 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग है। देखो डिस्प्ले पैनल की जो पीक ब्राइटनेस है वो बताता हूँ वो है 1300 निट्स की, लेकिन डे लाइट के अंदर मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा हो सकती थी। जो डिस्प्ले के ऊपर प्रोटेक्शन है वो है शॉर्ट सेंसेशन ग्लास की, और यहाँ पे डिस्प्ले विविड है, कलर्स यहाँ पे सही प्रोड्यूस करता है, और पर्सनली डिस्प्ले में ऐसा कोई इश्यूज लगे नहीं मेरे को। इसके साथ ही बात करें तो ये 120 हर्ट्ज का रेगुलर पैनल डाला है, लेकिन इसके अंदर आपको कोई LTPO देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा इन्होंने कुछ एडवांसमेंट करे बैटरी वगैरह बचाने के लिए, लेकिन LTPO अगर आ जाता तो एक अच्छी चीज लगती। इसके साथ ही यहाँ पे ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है, लेकिन उन्होंने पिछले वर्जन में अल्ट्रासोनिक डाला था। अगर अल्ट्रासोनिक ही कंटिन्यू रखते तो एक बात सही रखती यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑप्टिकल वाला वो यहाँ पे सही काम करता है। इसके साथ ही बात करें तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई बिल्ड और डिजाइन के अंदर। चारों तरफ आपको एल्यूमिनियम की फ्रेम देखने को मिलती है, काफी स्टडी लुक देता है। पीछे की तरफ आपको वीगन लेदर आपको देखने को मिलता है, तो वो भी प्रीमियम एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोवाइड करता है। ओवरऑल इन हैंड फील सब कुछ देखा तो काफी प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको Vivo के X90 Pro में देखने को मिलता है। बिल्ड में बस बोलना चाहूंगा कि बस कैमरा हब निकलने से फोन थोड़ा सा मोटा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो थिकनेस है फोन की वो है 9.34 mm की, और लगभग 214 ग्राम इस फोन का वेट है। यस, अगर ज्यादा चीजें पैक करेंगे तो फोन थोड़ा सा थिक होगा, थोड़ा सा बल्की हो जाएगा। इसके साथ ही एक चीज होगी इस फोन की बैटरी लाइफ। ऑन पेपर बैटरी है 4870 mAh की। ये बैटरी क्या एक दिन तक फोन निकाल सकती है? बिल्कुल एक दिन तक बिना किसी दिक्कत के फोन निकाल सकते। जरा फोन के साथ हो, इसको यूज कर रहे हो, फोटोग्राफ्स वगैरह ले रहे हो, एक दिन स्मूथली तरीके से निकल जाएगा। Dimensity 9200 का बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ठीक लगा यहाँ पे, जिस कारण से एक दिन का बैटरी बैकअप यहाँ पे निकाला जा सकता है। इसके साथ ही बैटरी के अंदर फास्ट चार्जिंग है, वो है 120 वॉट की, और फोन के अंदर सेटिंग के अंदर एक फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन है। अगर आप उसे इनेबल कर देंगे तो फोन हो सकता है हल्का सा थोड़ा गर्म हो, लेकिन यहाँ पे जल्दी चार्ज होता है फोन। हालांकि फोन का ओवरऑल बैटरी बैकअप यहाँ पे सही है। लॉन्ग टर्म में देखना पड़ेगा कि 120 वॉट की चार्जिंग इस फोन को कितना अफेक्ट करती है, लेकिन अभी के हिसाब से बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड काफी सॉलिड देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक बात बता सकता हूं यहाँ पे कि फोन के आगे जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है ना, ये मिलता है 120 हर्ट्ज का, लेकिन ये डिफॉल्ट में इसके सॉफ्टवेयर में सेट होता है स्मार्ट स्विच पे। और स्मार्ट स्विच में दिक्कत ये रहती है कि मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 60 हर्ट्ज पे चलता है बैटरी बचाने के लिए, जिस कारण से बैटरी अच्छी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले का यूज कर रहे होंगे। तो उससे बचने का सिंपल तरीका ये है कि यहाँ पे फोन के अंदर आप इसको 120 हर्ट्ज पे सेट कर दे, डिस्प्ले स्मूथ हो जाएगा, और उसका मेरे को बैटरी लाइफ पे इतना बड़ा भारी फर्क देखने को मिला नहीं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग, जो कि 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग होती है, उसका सपोर्ट देखने को मिलता है, और यहाँ पे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट इन्होंने प्रोवाइड किया है। फोन के साथ एक और अच्छी बात है कि डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट और IP68 की रेटिंग के साथ आता है। और फोन के अंदर एक और खास बात लगी इसके स्टीरियो स्पीकर्स की क्वालिटी काफी अच्छी लगी यहाँ पे। और वहीं बात करें 5G की, तो हाँ, ये 5G में VoNR को सपोर्ट करता है। Jio 5G का सपोर्ट आउट ऑफ द बॉक्स आता है। कनेक्टिविटी में नॉर्मली तौर पे कोई दिक्कत नहीं आई, सिर्फ एक दो बार एक माइनर बग मैंने फील किया था, वो ये था कि फोन को अगर मैंने 5G पे सेट कर रखा और फोन को ऐसे ही मैंने स्क्रीन ऑफ करके यहाँ पे रख दिया, उसके बाद जब स्क्रीन ऑन करता था ना, तो यहाँ पे जो डेटा होता था वो थोड़ी टाइम के लिए बंद हो चुका होता था, फिर कुछ सेकंड के बाद 5G इसके अंदर इनेबल होता था। इसके साथ ही फोन का सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस काफी सही था। FunTouch OS 13 है, Android 13 के ऊपर बेस्ड है, लेकिन ये पहला सा Vivo का फोन होगा जिसके अंदर आपको कोई भी हॉट एप्स, हॉट गेम्स देखने को नहीं मिले। ब्लोटवेयर्स आपको बहुत ही लिमिटेड देखने को मिल रहे हैं, और एक्सपीरियंस क्लीन देने की कोशिश करी, जो कि काफी अच्छी चीज है कि प्रीमियम फोन के साथ तो एक प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी एक्सपेक्ट करते हैं, और वो चीज यहाँ पे डिलीवर कर रहा था। सरप्राइजिंगली सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस सही था, यहाँ पे फीचर सेट सही था, ऊपर से अपडेट पर भी काम कर रहे हैं। और अभी मई का महीना तो स्टार्ट हो गया, लेकिन अप्रैल एंड तक इन्होंने अप्रैल का सिक्योरिटी पैच भी डिलीवर कर दिया इस फोन के अंदर, वो काम यहाँ पे काफी सॉलिड करे। इसके साथ ही ये भी बता सकता हूँ कि इस फोन के अंदर आपको 3 मेजर एंड्रॉइड के अपडेट्स देखने को मिलेंगे। एंड्रॉइड 13 के साथ आ रहा है, तो 14, 15, 16 का अपडेट भी ये लोग लेंगे। और Vivo देखा जाए तो अपडेट्स के अंदर अच्छा भी काम करता है। ऐसा सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस Vivo अगर अपने सभी फोन के अंदर प्रोवाइड करना शुरू कर देना, एक बहुत अच्छी चीज होगी। तो ओवरऑल इसको प्रोज और कॉन्स में अगर मैं डिवाइड करना
चाहूँ तो मेजोरिटी जो प्रोज रहेंगे वो रहेंगे इसके कैमरास को लेके। मेन कैमरा मुझे काफी सॉलिड लगा, काफी पसंद आया। रियर कैमरा से अच्छी फोटोज और अच्छे वीडियोस लिए जा सकते हैं। इसके साथ ही डिस्प्ले की पैनल की क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर्स काफी अच्छे थे। प्रोसेसर मेरे को ठीक ठाक लगा, बैटरी बैकअप एक अच्छा निकाल सकता है। ओवरऑल एक बैलेंस्ड फोन यहाँ पे बनाने की कोशिश करिए। कॉन्स में मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे एक 5x का पेरिस्कोप जूम हो सकता था। सेल्फी के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग डाली जा सकती थी। LTPO स्क्रीन होती तो और अच्छा लगता। और यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता तो वो एक बेहतरीन चीज होती। लेकिन ओवरऑल जो पैकेज उन्होंने बनाया ना फोन के साथ, वो यहाँ पे काफी पसंद आया और इसलिए शायद मैं इसे काफी लंबे समय तक यहाँ पे यूज करूं। तो डेफिनेटली देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में कैसा वगैरह परफॉर्म करता है। ताकि आप लोग को वीवो का X90 Pro यहाँ पे कैसा लगा, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।